गुड इवनिंग एवरीवन। यस, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरा वीडियो आपको दिख रहा है। थोड़ी टाइम में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर आप मुझे कंफर्म कर देना। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लाइव क्लास में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपने इंट्रोडक्शन में, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो मी। डिसीजन का लेक्चर में भी आपने अटेंड किया होगा, जावा का लेक्चर अटेंड किया होगा। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। जावा का जो माइक्रो प्रोसेसर का जो हमारा सेमिनार होने वाला है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार होगा। ये एक ऐसा सेमिनार है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इंटरेक्ट करें मुझसे। इसलिए मैंने टीचमेंट पे ये सेमिनार को लिया है, ताकि आप अपना माइक ऑन करके कभी भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपको हेजिटेशन या कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम कभी कभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा कि कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इट्स बेटर कि आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं माइक ऑन करके। राइट, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये जो सेमिनार है, ये पहला क्लास है। आप इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स को हमारे ऐप पे देख सकते हैं। मे बी मैं पहली क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बट इसके बाद जो हमारा 3 दिन होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमें यूट्यूब पे नहीं आएगी लेक्चर, वो डायरेक्टली हमारे ऐप पे आपको बस दिखेगी, और बस सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स को ही दिखेगी। आज का जो हमारा क्लास है वो माइक्रो प्रोसेसर 8086 पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास के बाद मैं आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, की सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि पेपर कॉम्प्लिकेटेड है जरा। तो सबसे पहली जो टेस्ट होगी आपकी, वो होगी कल, यानी कि जो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे उसकी टेस्ट मैं कल लूंगा, और टेस्ट की डिस्कशन हमारे कल के क्लास से पहले हो जाएगी, 1-to-1 डिस्कशन होगी। देन हम लोग नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, उसके कल हो गए, फिर तीसरा टेस्ट लेंगे एक दिन पहले एग्जाम के। इस तरीके से हम 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं यहाँ पे, और वी विल ट्राई कि मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पे कवर कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानते हैं, क्या है सिलेबस, सारी चीजें देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, प्लीज कंफर्म एवरीवन कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सही तरीके से। आप कंफर्म करें मुझे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, सबको स्क्रीन दिख रही है, सबको ऑडियो बराबर आ रहा है, सबको वीडियो बराबर आ रहा है, राइट? तो टीचमेंट पे आई डोंट थिंक कि ऑडियो का कुछ इशू कभी भी हुआ है, हमें सबको क्लियरली दिख रही होगी। चलो, तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे ब्रांचेस को कवर करना है, राइट? 8086 सेम आपका आई स्कीम का ही सिलेबस है। तो अगर आपको कोई पेपर फॉलो करना है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, तो आप प्रीवियस ईयर के भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा कहीं भी चेंज नहीं हुआ। कंप्लीटली आई स्कीम में जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, सेम वही टॉपिक डिट्टो आपको वही सेम चीज यहाँ भी कवर करनी है। उसका रीजन ये है कि जी स्कीम से आई स्कीम में ऑलरेडी सिलेबस को अपग्रेड किया गया था माइक्रो प्रोसेसर के लिए। दैट मीन्स कि पहले हम 8085 पढ़ते थे, अब हम 8086 पढ़ाई करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लेटेस्ट सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप बहुत पुराने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे 8086 का नाम भी आपने नहीं सुना होगा। आप इंटेल i3, i5, i7 यही सारी चीजें यूज करते हैं। हालांकि 8086 अभी भी कुछ एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। खैर, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने सिलेबस पे आएंगे। आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिट में कवर करना है 8086 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर, जहां पे यू हैव टू जस्ट स्टडी द सिंपल बेसिक टॉपिक ऑफ 8086। 8086 क्या है, उसकी आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन सी पिन्स होती हैं वहां पे, और उसका सेगमेंटेशन क्या है, एंड पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, एंड यहाँ से एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज द आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज। हालांकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है ना, वो कंप्लीटली थियरी है यहाँ पे, बट थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी। जैसे हमारा डेटा कम्युनिकेशन है, थ्योरी भी है, बट एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी कवर करना है। द आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज में हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में पढ़ाया गया है। अभी तक आपने सी लैंग्वेज कवर किया, C++ किया, जावा किया, बट ट्रस्ट मी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आपको सेम जावा के जैसे है। प्रोग्रामिंग में कोई चेंज नहीं है, इट जस्ट अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। बाकी जो पूरा लॉजिक होने वाला है वो सेम होने वाला है। जैसे आप सब लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोग जाते हैं कहीं भी, आप सब अगर कभी इंटरनेशनल जाएंगे, स्पेशली अगर आप जापान जाते हैं कभी भी, अगर आपको एक छोटी सी छोटी चीज लेनी है ना, तो आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ के लोग, वहां के लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं समझते,
बस जापानीज समझते हैं। चाइना में भी यही प्रॉब्लम है, जर्मन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जर्मन में इंग्लिश भी लोग समझते हैं। सो द पॉइंट इज कि एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें या जावा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करें, दोनों ही लैंग्वेज सेम है, प्रोग्रामिंग सेम है, इवन कॉन्सेप्ट भी सेम है, इवन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सेम है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ द सिंटैक्स, द अप्रोच, इन सब का फर्क है। एंड द एनवायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ। असेंबली लैंग्वेज जो होता है या मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स कि मशीन लेवल लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर से थोड़ा सा करीब होता है, बस ये डिफरेंस है, राइट। तो हम आपको यहाँ पे वो सारी चीजें बताने वाले हैं जिसके बाद आपको प्रोग्राम्स याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आई विल टीच यू एवरी स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिससे कि आप प्रोग्राम को खुद इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको ये समझना होगा कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। सेकेंड यूनिट में हम कवर करने वाले कि हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, डेवलपमेंट स्टेप्स क्या होते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या है, इन सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 है जहां से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। उसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में कवर करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही टॉपिक इंस्ट्रक्शन सेट, बट उसके बहुत सारे सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम करेंगे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग देखेंगे, प्रोग्राम्स कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम्स हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज वेरी सिंपल, प्रोसीजर एंड मैक्रो। ये टोटल 5 यूनिट्स आपको कवर करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में यहाँ पे ना आए, जस्ट आपको फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपने पहले यूनिट से। अगर आपको ये नोट्स अभी तक मिल गए हैं तो अच्छी बात है, मैं अगर नहीं भी मिले हैं मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। इस नोट से बेटर चीज MIC 8086 के लिए इस पूरे MSBT में नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है आपको। जब आप इस नोट्स से गो थ्रू करेंगे ना, यू विल रियलाइज। मैं आपको इस नोट्स के बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बट जब आप इस नोट्स को कवर करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपके लिए MIC 8086 कभी इतना मुश्किल था ही नहीं। ये नोट्स मैंने पिछले 4 से 5 सालों में यूज किया है आई स्कीम के लिए, और इस नोट्स को मैंने 5 सालों में अपग्रेड किया है। हर साल इसमें कुछ ना कुछ चीजें मैंने ऐड की है, और ये लेटेस्ट कॉपी है, लेटेस्ट वर्जन है नोट्स का। बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी ये होगा, बिकॉज ये बहुत सर्कुलेट हो गया है ऑनलाइन ग्रुप्स में, बहुत सारे बच्चों ने रीशेयर किया था। बट हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आई विल शेयर दिस नोट्स टू योर ग्रुप। सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखो, हम सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट 1 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन का मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 बिट। ये आपको रियलाइज हो गया होगा, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि 16 बिट हम किसको कहते हैं। अगर नहीं पता चला तो बिट का मतलब होता है डेटा। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। जैसे हम सब कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में, like our body is made up of atoms, atom is the smallest unit, then electron, proton, neutron, same goes with data. Data का smallest unit we know as the bit. Bit के नीचे भी चीजें होती है, but we don't represent द लोअर सेगमेंट्स ऑफ बिट। हम हमेशा बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर हम बिट को हायर बिट बोलेंगे या लोअर बिट बोलेंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं। बट बिट इन जनरली डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा को लेने वाले हैं। तो आपको पता होगा 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है, 16 बिट का मतलब 2 बाइट्स होता है। ये 8086 जो है ये 16 बिट मेमोरी कंज्यूम करता है। 16 बिट मेमोरी स्टैक पे ये बेस्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ 16 बिट मेमोरी स्टैक पे बेस्ड है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में आपको बहुत सिंपल टॉपिक में पढ़ाऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे 8086 के फीचर्स, 8086 का पिन डायग्राम, 8086 का आर्किटेक्चर, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, मेमोरी सेगमेंटेशन। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8086। कोई मीनिंग नहीं है इसका, अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता कि क्या मीनिंग है। और मुझे लगता है कि आपको भी 8086 का नाम 8086 क्यों है उससे कोई मतलब होना चाहिए, जस्ट नेम। हम इंटेल i3 का नाम जानते हैं, i7 का नाम जानते हैं, i9 का नाम जानते हैं, राइजन जानते हैं, ये सब नाम है। सेम गोज विद 8086। हो सकता है कि 8086 का कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रैंडम नेम है।
क्योंकि 8085 था इसके पहले, उसके पहले कोई और था। बहुत सारे प्रोसेसर्स इंटेल ने बनाए हैं और ये इंटेल के द्वारा ही बनाया गया है। तो मे बी 8086 हैज सम सिग्निफिकेंस, बट ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम 8086 क्यों है, और आई थिंक आपके भी ये काम का टॉपिक नहीं है। आपको बस ये जानना है कि आपको जिस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कवर करना है आज, या आपके सिलेबस में जो माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है, उसका नाम है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो एक अपग्रेडेड वर्जन है 8085 का। बहुत सारे बुक में अगर आप जाके देखेंगे, तो बहुत सारे बुक में डायरेक्टली हमने माइक्रो प्रोसेसर 8086 के फीचर्स को बता दिया है। जैसे कि अगर आपने टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक देखी, अगर आपने निराली की देखी, तो उन्होंने डायरेक्टली बताया है। बट इस नोट्स को जब मैं बना रहा था, जब मैं अपग्रेड कर रहा था, तो हमने देखा कि नहीं, इस तरीके से हमें इसको नहीं करना। तो पहले हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फिर हम 8086 पे स्विच होकर जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बहुत टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत हैवी वर्ड हमें लगता है, बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि कुछ तो बहुत तगड़ा होगा, कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट माइक्रो प्रोसेसर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये छोटा सा माइक्रोफोन आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, राइट? आप ये फोन देख रहे हैं, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है। आप ये रिमोट देख रहे हैं, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये होता है एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ऐड टू नंबर, वो मेरा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। आई वांट टू प्ले म्यूजिक, वो मेरा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। सो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब इट इज जस्ट अ प्रोसेसर विच इज स्मॉल इन साइज। एक ऐसा प्रोसेसर, एक टाइनी प्रोसेसर आप इसको कह सकते हैं, जिसका काम है एक स्पेसिफिक टास्क को, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना। अब माइक्रो प्रोसेसर को हम और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इमेजिन योर कंप्यूटर इज लाइक अ सुपर टैलेंटेड शेफ in a bustling restaurant. Now this chef needs to take orders, process them, and finally serve delicious dishes. But who is responsible for making sure that everything runs smoothly from taking the order to plating the dish? That's where the microprocessor comes in. अब ये एग्जाम में मत लिखना प्लीज, ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में नहीं लिखे जाते। ये एग्जाम्पल्स उनके लिए होता है जब आप नोट्स को पढ़ें और किसी टॉपिक को समझ में ना आए, तो आप इसको सबसे बेस्ट तरीके से समझें। उसके लिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है। ये माइक्रो प्रोसेसर हर चीज को मैनेज करता है, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करेगा। इट इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का ये ब्रेन होता है कि कब क्या काम करना है, कौन सा काम हमें नेक्स्ट करना है, कब कौन सा काम हमें रोकना है, ये सारा काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। अ माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट that performs the functions of a central processing unit of a computer. That means कि CPU के जैसा काम करता है। एक्चुअली CPU के जैसा काम नहीं करता, ये CPU ही होता है। CPU के अंदर जो सर्किट्स है, जो मदरबोर्ड है, वो सब प्रोसेसर ही हमारे पास है, राइट? It executes arithmetic and logical operations, control flow, manages input output operations as instructed by a program. आप अपने प्रोग्राम में जो कुछ करते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन, अगर हमें लूप चलाना है, हमें कोई गाना चलाना है, हमें कोई डेटा को स्टोर करना है, डिस्प्ले कराना है, एवरीवेयर वी यूज माइक्रो प्रोसेसर। इट इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर कंपोनेंट। इसका काम होता है जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल करना। जस्ट लाइक ए स्किल्ड जगलर हैंडलिंग मल्टीपल बॉल्स एट वंस। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में कि ऐसे जो सर्कस में ऐसे बॉल को उछालते हैं और सारे बॉल्स को एक साथ हैंडल करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सेम ऐसा ही है, सेम माइक्रो प्रोसेसर वैसा ही है। ये मल्टीपल टाइम स्विच करेगा अपने आप को अलग अलग प्रोसेसर्स में। अब ये ध्यान देना कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स। ये बस कंप्यूटर में हमारे नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर आपकी टीवी में होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरे छोटे से माइक्रोफोन में भी है, ये मेरे फोन में भी, ये मेरे एयरपॉड्स में भी, ये मेरे टीवी में, मॉनिटर में, हर जगह पे माइक्रो प्रोसेसर है। सो सिंपली माइक्रो प्रोसेसर हर एक डेली टू डेली लाइफ में होता है, चाहे स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, इवन आपका स्मार्ट टीवी। आप सब ने वॉशिंग मशीन आप सबके घर पे होगा, आप सबने देखा होगा कि जब कपड़ा, अगर मम्मी ने कपड़ा डाला है, किसी ने भी कपड़ा डाला, जब कपड़ा वॉश हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिक आवाज आती है, अलार्म आता है। वो क्या है? वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कि उसको पता है कि 15 मिनट बाद मशीन को बंद करके अलार्म ऑन करना है। अब अगर सिस्टम में हमारे से पहले से दिमाग नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, तो वो चीज कर नहीं पाएगा। वो 15 मिनट बाद मशीन को बंद नहीं कर पाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बस कंप्यूटर में नहीं होता है,
अलग अलग डिवाइसेस में माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे होते हैं। From the simple 4-bit processors of the past to the powerful multi-core processors today, microprocessors have evolved dramatically. माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अगर आप मतलब मैं अपनी लाइफ में यूज़ किया हूँ पेंटिनियम 4 कंप्यूटर, बचपन में मेरे P4 था जिसको हम बोलते थे P4, पेंटिनियम 4 के बाद डुअल कोर आया, डुअल कोर के बाद आया क्वाड कोर, देन ऑक्टा कोर प्रोसेसर, देन आया i3 प्रोसेसर, then i5 प्रोसेसर, then i7, then i9। When I was in my diploma तो मैं यूज करता था ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आप लोग में भी अभी थोड़ा एडवांस हो गए हैं आप सब, अभी तो बहुत अच्छे लैपटॉप आप सब यूज करते होंगे, बट स्टिल आई रिमेंबर कि मैं डेल का मेरे पास ऑक्टा कोर था। i3 भी नहीं था, i3 से एक नीचे प्रोसेसर, उस पर मैंने पूरा डिप्लोमा निकाल दिया अपना। एंड्रॉयड नहीं चलता था उस पर, एंड्रॉयड मैंने कॉलेज के लैब में किया था, बट हाँ उस पर मैंने पूरा डिप्लोमा निकाला। देन आई बॉट माई नेक्स्ट लैपटॉप i5, जो मैंने परचेज किया इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, आई थिंक, हाँ। फिर अभी मेरे पास i9 प्रोसेसर है, सबसे लेटेस्ट एनवीडिया ग्राफिक्स के साथ। सो बेसिकली प्रोसेसर्स को मैंने खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हुए देखा है, बहुत एडवांस होते हुए देखा है। बट अगर हम बात करें प्रोसेसर की हिस्ट्री की, तो 4 बिट से लेकर आज के टाइम पे आप जनरली हर लैपटॉप पे आपने देखा है 64 बिट का तो प्रोसेसर होता ही होता है। कोई भी लैपटॉप अब 32 बिट बनाता भी नहीं, अब सब लैपटॉप 64 बिट बनाता है। तो अगर हम बात करें 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसका फिगर कुछ ऐसा दिखता है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। द 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज अ 16 बिट प्रोसेसर। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी गई हैं नोट्स में जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लिए, मतलब मैं तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए हूँ, बट जब आप सेल्फ स्टडी के नोट्स कवर करेंगे तो ये चीजें मैंने आपके लिए लिखी हैं। इमेजिन योर कंप्यूटर इज लाइक सुपर एफिशिएंट ऑफिस, ताकि आप इसको समझ पाए। बट ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने नोट्स में हर जगह पे लिखा हुआ है कि ये आपको सेमेस्टर में यूज करना है। The 8086 microprocessor is a 16-bit microprocessor developed by Intel in 1978. It has a 16-bit data bus. अब एक टर्म आया है पे डेटा बस, एंड 20 बिट एड्रेस बस, एक और टर्म आया यहाँ पे एड्रेस बस, enabling it to address of 1 MB of memory. It supports a rich set of instructions for arithmetic, logic, control and input output operations। मतलब 8086 में 16 बिट का डेटा बस होता है और 20 बिट का एड्रेस बस होता है। हम उस पर अभी जस्ट आने वाले हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, डेटा बस का मतलब क्या है, एड्रेस बस का मतलब क्या है। बट उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 जो है आपको रिच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, बहुत सारे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स यहाँ पे होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं आपका कोड, जो आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो शॉर्ट कोड्स होते हैं, हम उसको ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। जो 8086 है वो दो मोड में काम करता है, एक होता है इसका मिनिमम मोड, एक होता है मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड का मतलब सिंगल प्रोसेसर, अगर आप सिंगल प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मिनिमम मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में हैं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मोड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लैंग्वेज भी चेंज किया, आपके नोट्स में आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वही सेम चीज लिखी है जो मैंने ऊपर डेफिनेशन आपको दिया है, उसी को मैंने यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में भी दिया है। जिनको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझना है अपने लैंग्वेज में, वो यहाँ से जाके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, जो मैंने ऊपर बताया कि 16 बिट डेटा बस क्या है, एड्रेस बस क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है 16 बिट ALU, मतलब क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको पता होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, आपने बचपन में कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, जिसका काम होता है हमारे सारे एडिशन को, सारे लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट को परफॉर्म करना। तो 16 बिट ALU यहाँ पे होता है जो 16 बिट तक का डेटा को हैंडल कर सकता है। इससे हमारे जो प्रोसेसिंग पावर होती, जो हमारा कैलकुलेशंस होता है, वो ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि हम एक बार में 16 बिट तक का डेटा हैंडल कर रहे हैं। पहले 8085 8 बिट हैंडल करता था, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी कैपेसिटी आप बढ़ाओगे तो प्रोसेसिंग स्पीड भी तो बढ़ेगी ना उसकी। अगर मान लेते कि हम 8 बिट में 8 बिट का डेटा हैंडल कर सकते हैं, अब हमने 16 बिट बनाया तो हम 16 बिट तक का डेटा वहां पे हैंडल कर सकते हैं। ये सबसे पहला फीचर है। नेक्स्ट फीचर हमारा है डुअल ऑपरेटिंग मोड, मतलब ऑपरेटिंग जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8086 है, वो हमारे मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड दोनों में ही काम कर सकता है। सिंगल प्रोसेसर के लिए हम इसका मिनिमम मोड यूज करते हैं मैक्स, और हम मल्टी प्रोसेसर के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका मैक्सिमम मोड। ये दो मोड में काम करता है।
अब यहाँ पे ना मैंने बहुत जगह पे लिखा है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये सब आपके लिए कि आपको समझने के लिए। जैसे हमारा मिनिमम और मैक्सिमम मोड क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द 8086 टू वर्क एफिशिएंटली इन बोथ सिंपल स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स and complex multi-processor systems, making it versatile for various applications. तो ये अगर अलग अलग तरीके के काम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ये सारे ग्राफिक्स को मैंने इस नोट्स के लिए खुद से बनाया था। ये सारे ग्राफिक्स जो हैं ये हमारे डिजाइन ग्राफिक्स, आपको दिख जाएगा इस पे अगर आप अपना नाम देखोगे तो। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स के नाम है जो हमारे 4th सेमेस्टर के मेन बैच में है, राइट। सो ये मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में काम करता है। थर्ड फीचर इसका 20 बिट एड्रेस बस। 20 बिट एड्रेस बस का मतलब क्या होता है? The 8086 has a 20-bit address bus which enables it to access up to 1 MB of memory. 20-bit एड्रेस बस की वजह से हम एक साथ में 1 MB तक के मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। जब हमारे पास 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था वहां पे हम केवल 64 KB तक के मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे। तो अब आप सोचो कि 64 KB से हम आ चुके हैं 1 MB पे। दैट मीन्स कि हमने सीधा डबल जंप किया है, ठीक है। तो 20 बिट का जो एड्रेस बस है इसकी वजह से हम 1 MB तक के मेमोरी को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखा गया है, राइट। जितना ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हम बड़े प्रोग्राम को और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करा पाएंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ फीचर है सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर का मतलब ये है कि 8086 के अंदर जो हमारी मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो आपस में सब सेगमेंटेड है, आपस में सब बटी हुई है। मतलब अगर आपको कोड का डेटा यूज करें तो उसके लिए अलग सेगमेंट है, कोड सेगमेंट। अगर आपको स्टैक का डेटा यूज करें तो उसके लिए अलग सेगमेंट है, स्टैक। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मेमोरी लेनी तो एक्स्ट्रा सेगमेंट अलग से बनाया गया। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। The 8086 divides memory into segments, code, data, stack and extra. ये चार सेगमेंट में हमारी मेमोरी को डिवाइड करता है। This segmentation organizes memory efficiently, allowing programs to use more than 64 KB by switching elements. यहाँ पे हम सारे सेगमेंट्स को स्विच कर सकते हैं। जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने, जैसे स्टैक, कोड, हम उन सब के बीच में भी स्विचिंग कर सकते हैं, राइट। इससे हमें बेनिफिट होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन क्यू, ये आपको नेक्स्ट 6 बाइट तक की इंस्ट्रक्शंस को फेच करके रख सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है द 8086 pre-fetches the next 6 bytes of instructions before executing the current one। मतलब क्या हुआ कि जब आप एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं उसके पहले आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 6 बाइट्स तक की मेमोरी को फेच कर सकता। मतलब 6 बाइट तक की मेमोरी को वो पहले ही अपनी मेमोरी में फेच करके रख सकता, फिर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कराएगा। इस प्रोसेस को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं, जो हम लोग आगे डिटेल में भी कवर करेंगे। तो ये इसके फीचर होती हैं। इसके बाद 16 बिट डेटा बस है। ये भी मैंने ऊपर बताया था कि 16 बिट डेटा बस का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे एक साथ 16 बिट तक के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। The 8086 has a 16 bit data bus allowing it to transfer 16 bits of data in one cycle. This doubles the speed of data transfer compared to 8 bit microprocessor। मतलब क्या कि अगर आप 8 बिट में देखेंगे तो 8 बिट तक का डेटा हम ट्रांसफर कर सकते थे, बट यहाँ पे हम 16 बिट तक के डेटा को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जितना बड़ा डेटा बस होगा उतना डेटा हम फास्ट ट्रांसफर करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। जितना बड़ा डेटा बस होगा उतने, ऐसा आप सिंपल समझो ना कि अगर आप 30 लोगों की बस में ट्रैवल करते हैं तो वो बस 30 लोगों को कैरी करेगा। अगर मान लो कोई बस है जिसमें 70 लोग बैठते हैं या 60 लोग बैठते हैं तो हम 60 लोग वहां तक कैरी करेंगे, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हम ज्यादा पैसे वहां से कमा सकते हैं। सेम गोज विथ माइक्रो प्रोसेसर। अगर 16 बिट डेटा बस है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक साथ 16 बिट तक के मेमोरी को, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे आप सबने जावा में देखा कि जावा में बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे मेथड्स हम इसको नहीं कहते, हम इसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है सिंपल शॉर्ट कोड जिनका एक स्पेसिफिक काम है। जैसे आप सब जावा में देखते हैं कि जावा में अगर हमें कोई
ऐड करना तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो अलग अलग काम को करते हैं। जैसे अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड ऑपरेशन यूज करते हैं, अगर हमें ऐड विद कैरी करना है तो हम ऐड विद कैरी एडीसी यूज करते हैं, अगर हमें जंप करना है तो हम जंप का स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ टन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स जिसका हम अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक फीचर है। इसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया कि 8086 जो है ये हमारा मैक्सिमम मोड में अगर होगा तो ये मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। तो ये 8 फीचर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है सबका? यस एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मुझसे सवाल। किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछें मुझसे। फीचर्स क्लियर हुआ 8086 का? यस, 8086 का फीचर्स क्लियर हुआ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर 8086 का फीचर क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग जाएंगे पिन डायग्राम पे। अब ये पिन डायग्राम क्या है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे फिगर देखो, मैंने ऊपर में एक पिक्चर डाला है माइक्रो प्रोसेसर का। इसके पिंस जो होते हैं, अगर आप इसको रियल में माइक्रो प्रोसेसर को अगर देखोगे, मेरे पास था लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ना, तो मैं मार्केट से एक प्रोसेसर खरीद के लाया था। एक्चुअली वो 8086 नहीं था, क्योंकि मेरे सिटी में, मेरे आसपास में वो मिला ही नहीं मुझे। बट मैंने एक सिंपल माइक्रो प्रोसेसर खरीद के लाया था, और मेरे पास होगा भी, शायद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। मेरे पास प्रोसेसर भी है, और मेरे पास प्रोसेसर का एक डब्बा भी है कंप्लीट, इतनी बड़ी बॉक्स में आती है i9 प्रोसेसर, जो मैंने अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे अभी के लिए आप ये देखो, यहाँ जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। देखो ये डायग्राम आप, ठीक है? इसमें जो आपको पिन दिख रहे हैं ना, ये एक तरफ के पिन दिख रहे हैं, अगले साइड का पिन छुपा हुआ है, नीचे है। बट आप इस साइड के पिन अगर देखोगे तो ये जो आपको मेटल के पिन्स दिख रहे हैं, ऐसे मेटल के पिन्स जो लगे हुए हैं सारे, उन हर एक पिन का ना अपना एक काम है। वो जितने भी पिन है ना, वो बस एज इट इज मदरबोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में फिट करने के लिए नहीं होते। उन हर एक पिन का अपना एक टास्क होता है, अपना एक काम होता है, मतलब उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए बनाया गया है। अब इसी पिन को हम बोलते हैं 8086 के पिन डायग्राम। मतलब क्या? हर एक पिन का अपना एक फंक्शन होता है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा ये क्वेश्चन, बट हाँ 60% चांस होते हैं एग्जाम में आने की, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, जो आपको याद करना है। अब बहुत सारे लोगों को अगर आप पहली बार ये डायग्राम दिखाएंगे ना, तो बहुत टफ लगेगा कि मुझको यहाँ के बेस पिन याद करने हैं, मुझको यहाँ के बेस पिन याद करने हैं, लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन होता है। बट ये डायग्राम इज एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ भी नहीं है इस डायग्राम में। अगर हम इस डायग्राम को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करें, मान लो कि ये मेरा लेफ्ट रिमोट एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में कुछ भी है ही नहीं। लेफ्ट पार्ट में सबसे ऊपर आता है ग्राउंड पिन, सबसे नीचे आता है ग्राउंड पिन। याद रखेंगे, सबसे ऊपर ग्राउंड, सबसे नीचे ग्राउंड। उसके बाद अगर हम टॉप से स्टार्ट करेंगे तो AD14 से लेकर AD0 तक आएगा। ये सबको याद रहेगा, राइट? आउट ऑफ 20 पिन, 20 इधर है, 20 इधर है, टोटल 40 पिन है 8086 में। तो अगर हमारे लेफ्ट में 20 पिन है, टोटल 20 पिन अगर हैं, पहला ग्राउंड, लास्ट ग्राउंड, 2 पिन, अब 18 पिन हमें लिखना है। उसके बाद AD14 से AD0, मतलब 15 पिन और आपके चले गए, AD14 से लेके AD0। AD क्या है मैं आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो AD कुछ होता है, राइट? एडी का मतलब क्या है, बहुत सिंपल, मैं आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए AD14 से लेकर AD0 तक हमने याद रखा, सबको याद रहेगा। उसके बाद बस 3 पिन आपको याद रखने हैं, जो है NMI, INTR और CL के क्लॉक। तो मैं इसको अगर फास्ट में याद हूं तो मैं बोलता हूं NMI इंटर क्लॉक। NMI इंटर क्लॉक, इंटर एक्चुअली उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, क्योंकि वो इंटरप्टेड पिन है, राइट? उसको हम INTR बोलते हैं या इंटरप्टेड पिन बोलते हैं, बट मैं उसको याद रखने के लिए हमेशा NMI इंटर क्लॉक बोलता हूं। NMI एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, INTR इंटरप्ट है, और क्लॉक हमारे सिंपल क्लॉक साइकिल के लिए है। बट हम हर एक पिन को आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है ये चीज कि हमारे लेफ्ट साइड में ग्राउंड, ग्राउंड, AD14 से AD0, NMI इंटर, INTR और क्लॉक। ठीक है, याद हो गया सबको लेफ्ट साइड का पिन? बताओ, लेफ्ट साइड का पिन सबको याद रहेगा? लेफ्ट साइड का तो याद हो गया होगा ना, लेफ्ट साइड इज एक्सट्रीमली इजी, राइट? अब हम आते हैं अपने राइट साइड पे। राइट साइड आपको याद करना होगा। इसमें बहुत कम पैटर्न है राइट साइड में, अगर आप देखेंगे तो। राइट साइड में सबसे ऊपर है VCC,
उसके बाद AD15 से लेकर AD19, यहाँ पे भी 4 पैटर्न हो जाता है कि आपको 5 पिन तो दे दिया इसने, AD15 से लेकर AD19 दे दिया और S3, S4, S5, S6 इन्होंने दे दिया, उसके बाद सब अलग-अलग है। उसके बाद BHE, MN, मिनिमम, मैक्स, RD, होल्ड, HLDA, WR, M/IO, DT, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हालाँकि मतलब ये डायग्राम याद करना है, बट इन सब के फंक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली अगर हम देखें तो इस आउट ऑफ 40 पिन्स आपको 25 से 30 पिन याद रहते हैं, बट 8 से 10 पिन ऐसे भी हैं जो कभी-कभी हम भूल जाते हैं। तो आपको 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस लगेगी। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर एग्ज़ाम में आया, तो 4 या 6 प्रोबेबिलिटी है कि 6 मार्क्स को देकर जाएगा आपको। अगर आया, अगर 6 के लिए नहीं भी आया, तो 4 के लिए तो श्योर आने वाला है। ठीक है? अब इसमें ना हर एक पिन का अपना एक फंक्शन है, हर एक पिन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि देखो, सबसे पहला हमने बोला AD0 से लेकर AD15, दैट इज़ कि आपका ये मल्टीप्लेक्स्ड पिन होता है। मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब हमने अभी जस्ट कवर किया था। याद है किसी को मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब? यस, डेटा कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ना, क्या बताओ, कोई बताओ मल्टीप्लेक्सिंग क्या पढ़ाया मैंने आप सभी को डेटा कम्युनिकेशन में? यस, कोई बताएगा? माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्या पढ़ा है हमने माइक्रो प्रोसेसर में, बताओ? सॉरी, DCCN में हमने क्या पढ़ा है मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग, बताइए? यहाँ पे जो AD0 से लेकर AD15 पिन है ना, ये मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसका नाम है, दीज़ आर मल्टीप्लेक्स पिन्स दैट कैरी बोथ एड्रेस एंड डेटा। अब इसको अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि हम एक चैनल से मल्टीपल सिग्नल को भेज पाते। तो यहाँ पे भी हम एक पिन से दो काम को करते हैं, एड्रेस को भी कैरी करते हैं और डेटा को भी कैरी करते हैं। एड्रेस को भी कैरी करते हैं, डेटा को भी कैरी करते हैं। दैट इज वाई वी से कि AD0 से लेकर AD15 जो पिन है ये मल्टीप्लेक्स्ड पिन है, जहां पे हम इसी पिन से, एक पिन से हम एड्रेस और डेटा दोनों को कैरी कर सकते हैं। इससे हम पिन की संख्या को बचा रहे हैं। अगर मान लो कि अगर हम नहीं कैरी कर पाते तो हमें एड्रेस के लिए अलग पिन यूज़ करना पड़ता, डेटा के लिए अलग पिन यूज़ करना पड़ता, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्स पिन लगाया है। सबसे पहला पिन होता है मल्टीप्लेक्स पिन, जिसका काम है एड्रेस और डेटा को हैंडल करना। इसके बाद हमारे पास A16 से लेकर A19 है और S3 से लेकर S6 है। इसका काम होता है, ये हमारे सारे एड्रेस पिन होते हैं, एड्रेस लाइन्स होते हैं, राइट? इन these pins are also used as a status signal, और S3 से लेकर S6 जो होता है वो हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं, जो हमारे टाइप ऑफ ऑपरेशन को इंडिकेट करते हैं, किस टाइप का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। ये एड्रेस बस के पिन्स हमें बताते हैं। इसके बाद हमारे पास ALE है, कंट्रोल सिग्नल्स है, जिसका काम है कंट्रोल सिग्नल को बताना। जैसे कि इसमें अगर हमारे पास कोई सिग्नल आ रही है उसको ये बताएगा। डेटा को रीड करने का काम करता है RD। WR डेटा को राइट करने का काम करता है। IO हमारे रीड एंड राइट ऑपरेशंस को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मेमोरीज जो है, अलग अलग टाइप के पिन्स जो हैं, वो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास S0 से लेकर S1 S2 तक है, जो हमारे लिए स्टेटस सिग्नल का काम करेगा, जो हमें बताएगा कि हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो ये बताएगा। मतलब बेसिकली ये किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटरप्ट सिग्नल, जो INTR और NMI है, इसका काम होता है इंटरप्ट भेजना। जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, जैसे अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस किसी रिक्वेस्ट को यूज करना चाहती है तो INTR यूज करती है। अगर हम कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट को भेज रहे हैं जो प्रोसेसर इग्नोर नहीं कर सकता, वो NMI हैंडल करेगा। इसके बाद क्लॉक है, जो टाइमिंग प्रोवाइड करता है हमें। रिसेट है, जो एग्जीक्यूशन को वापस से स्टार्ट करेगा। VCC और ग्राउंड है, जो हमें पावर सप्लाई देता है। ग्राउंड मतलब ये दोनों पावर सप्लाई का काम करता है। और मीन और मैक्स जो है हमारे सिग्नल्स को मिनिमम, प्रोसेसर को हमारे मिनिमम और मैक्सिमम मोड में डालता है। इसके अलावा भी कुछ पिन्स यहाँ पे और भी हैं, जैसे रेडी पिन है, होल्ड है, टेस्ट है। रेडी पिन जब हमारा पेरिफेरल, हमारा डिवाइस अगर रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए, तो हम रेडी पिन का इस्तेमाल करते हैं। होल्ड पिन हमारे मेमोरी को होल्ड करके रखेगा। और एक टेस्ट पिन हमारे मेमोरी को वेटिंग स्टेट में डालता है, या वेटिंग स्टेट को जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पे मैंने एक एक लाइन में हर पिन के बारे में बताया है, जिससे कि आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग ये
जितने भी पिन हैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से याद करें। एक-एक लाइन का ही पिन है बट उसको याद ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपसे पिन डायग्राम अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो 110% ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ इंटरप्ट सिग्नल, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ एडी एड्रेस बस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एडी 0 से लेकर एडी 15 का जो पिन है उसका काम क्या होता है वो बताओ। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये पिन क्या है, और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है, तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर 8086 का पिन डायग्राम। ठीक है, अब ये पिन डायग्राम का मतलब सिंपल है कि जो भी पिन्स हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका काम क्या है। अब हम इसके बाद आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8086, मतलब क्या, बेसिकली 8086 किस तरीके से बनाया गया है। अब मैंने यहाँ पे नोट्स में आर्किटेक्चर के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे जो आपके समझने के लिए है, बट अगर हम डायरेक्टली अपने सिलेबस पे आएंगे तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन एंड लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर। अगर हम 8086 के आर्किटेक्चर की बात करें उसका मतलब बहुत सिंपल है कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने 8086 को डिजाइन किया है, ये होता है आर्किटेक्चर, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से कनेक्टेड है वो यहाँ पे बताया गया। तो 8086 की आर्किटेक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी आर्किटेक्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है BIU, बस इंटरफेस यूनिट। दूसरा पार्ट है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। इसके आर्किटेक्चर पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते, तो ये आर्किटेक्चर आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। सबसे पहला हमारा है बस इंटरफेस यूनिट, दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट। मतलब इन पूरे आर्किटेक्चर को हमने 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, सबसे पहला है मेमोरी इंटरफेस, देन यहाँ पे हमारे सेगमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और इंडेक्स पॉइंटर, और यहाँ पे हमारा क्यू है और कंट्रोल सिस्टम है। एग्जीक्यूशन यूनिट में हमारे सारे रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स और हमारे पॉइंटर और इंडेक्स पॉइंटर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और हमारे सारे फ्लैग होते हैं। सो जो हमारा आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट में, पहला पार्ट बस इंटरफेस यूनिट, दूसरा पार्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। पहला पार्ट का काम क्या है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करना। दूसरे पार्ट का काम क्या है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है उसको एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, तो देखो बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या है। द बस इंटरफेस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर fetching instructions, reading data and writing data from memory। बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, इसका काम है जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारी मेमोरी में हैं उसको वहां से फेच करना, कि हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, वो बस इंटरफेस यूनिट का काम का है। जितने भी डेटा को रीड करना है ये बस इंटरफेस यूनिट का काम, जितने भी डेटा को राइट करना है ये बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन क्यू है, जो हमारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं क्यू में। जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो BIU में होता है। इसके बाद कुछ सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो अलग अलग पार्ट को हैंडल करते हैं। जैसे कोड सेगमेंट हमारे कोड को होल्ड करके रखता है, डेटा सेगमेंट हमारे डेटा को होल्ड करता है, स्टैक सेगमेंट हमारे स्टैक को होल्ड करता है और एक्स्ट्रा सेगमेंट एडिशनल डेटा स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स होते हैं जो हमारे दूसरे एड्रेसेस को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस जनरेशन के लिए भी हमारे पास अलग से मॉड्यूल होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है आर्किटेक्चर में, दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फेच्ड बाय द BIU। जो बस इंटरफेस यूनिट ने जो इंस्ट्रक्शन को फेच किया था हमारे लिए उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूशन यूनिट का है। इट डज नॉट कम्युनिकेट directly with the system bus, but all memory and input output operations are performed through the bus interface unit। ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम बस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सारा काम होता है बस इंटरफेस यूनिट का। बस इंटरफेस यूनिट इसको मेमोरी, इसको सारे इंस्ट्रक्शंस फेच करके लाकर देगा, क्या एग्जीक्यूट करना है वो बताएगा, कहाँ से मेमोरी आएगी, कहाँ पे डेटा राइट रीड होगा, वो सब BIU का काम होता है। एग्जीक्यूशन यूनिट जस्ट उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। अब इसके की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हमारे लिए
अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, परफॉर्म करता है। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली जब हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम वहां पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रजिस्टर्स की जरूरत होती है। अब माइक्रो प्रोसेसर 8086 में हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसका नाम है एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। अब ये ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स का क्या काम है, वो एग्जैक्टली क्या करता है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि एक्स जो है उसके भी अलग अलग पार्ट है, एक है हाई पार्ट, एक है लो पार्ट, जिसको हम लोग ए एच और ए एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बी एक्स का भी वैसा ही है, बी एच और बी एल। सी एक्स का भी वैसा सी एच और सी एल। मतलब जितने भी रजिस्टर्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं ना जनरल पर्पस के, उन सब के अपने अपने दो पार्ट्स हैं, एक हाई पार्ट, एक लो पार्ट है, राइट। एक्स रजिस्टर को हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी कहते हैं, जिसका काम होता है अर्थमेटिक और डेटा ट्रांसफर करना। बी एक्स रजिस्टर को हम बेस रजिस्टर कहते हैं, जिसका काम होता है मेमोरी को एड्रेस करना। सी एक्स रजिस्टर को हम काउंट रजिस्टर कहते हैं, जिसका काम होता है लूप को चलाना। अगर आप कोई लूप चला रहे हैं, कोई इटरेटिव ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप सी एक्स रजिस्टर में डेटा को स्टोर करेंगे। और डी एक्स का काम है डेटा रजिस्टर। अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डी एक्स रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर होता है, जिसका काम है स्टैक को मैनेज करना, एसपी का काम है। स्टैक पॉइंटर हमारे टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट आउट करता है। बेस पॉइंटर पैरामीटर्स को एक्सेस करेगा और सब रूटीन को पास करेगा। एसआई और डीआई का काम है स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हैंडल करना। जब हम लोग आगे तक के असेंबलर डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, तो हम लोग उसको और डिटेल में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। अभी के लिए बस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखो, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद कुछ फ्लैग रजिस्टर्स यहाँ पे, जिनका काम होता है फ्लैग्स को सेट करना। अब फ्लैग का मतलब क्या है, जब हम किसी भी कंट्रोल, किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, तो हम वहां पे फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सबने देखा है ना, रेलवे स्टेशन पे हम फ्लैग का यूज करते हैं ट्रेन को कंट्रोल करने के, कब ट्रेन को रोकना है, किस ट्रेन को स्टार्ट करना है। सेम उसी तरीके से सीपीयू में भी होता है कि अगर हमें किसी ऑपरेशन के को कंट्रोल करना, किसी ऑपरेशन को रोकना है या आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फ्लैग हैं, राइट। जिसमें जीरो फ्लैग हैं, साइन फ्लैग हैं या ओवरफ्लो फ्लैग, और भी बहुत सारे फ्लैग हैं जो हम लोग फ्लैग ऑर्गेनाइजेशन में देखने वाले हैं। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा कंट्रोल सिग्नल में कि एग्जैक्टली हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है। जो बीआईयू ने हमें इंस्ट्रक्शंस भेजा है ना, उसको डिकोड करने का काम हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर का होता है। और कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारे लिए डेटा फ्लो को बढ़ाता है। हालांकि अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, ये 2-3 पॉइंट तो चलेगा, बट मेजर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए हमारे आर्किटेक्चर ऑफ 8086 में। ये ध्यान में रखो कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक बस इंटरफेस यूनिट, एक एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच कराना, जो भी एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करना है, तो जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस मेरे एडिशन के होंगे, उसको सामने लाने का काम होगा बीआईयू का, बस इंटरफेस यूनिट का। बट जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो काम है हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट का होता है। तो ये दोनों का अलग अलग काम है, और ये डायग्राम आपको एनीवे प्रिपेयर करना होगा। ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्लियर है सबको यहां तक? अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले प्री फेचिंग होती है। प्री फेचिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, द बीआईयू फेचेस द नेक्स्ट 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर देम इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। ये आपका बीआईयू जो होता है, वो फेच करता है सारे इंस्ट्रक्शन को और इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट उन सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट, डिकोड करेगा पहले और एग्जीक्यूट कराएगा। और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है, वो मतलब फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स आ गए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ गए, तो उसको जब एक एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दूसरा साथ में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। इसमें आपको ये तीनों के बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है सबका? यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबका?
आर्किटेक्चर, ये देखो ये थोड़ा बहुत याद करना होगा आपको, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी होंगी, बिकॉज़ या इसका डायग्राम थोड़ा-सा बड़ा डायग्राम है, पिन डायग्राम भी थोड़ा बड़ा डायग्राम है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह याद करने होंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमें इतनी ही चीज़ें कवर करनी थी। रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला तो रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन जो हमारा लास्ट का टॉपिक इसका बाकी है, वो हम कवर करेंगे और उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे सेकंड यूनिट का जो असेंबली लैंग्वेज, वो बहुत छोटा यूनिट है, द आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड यूनिट तक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएँगे अपने इंस्ट्रक्शन सेट पे। तो ये नोट्स जो है मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ये नोट्स को आप लोग प्लीज़ फॉलो करें, नोट्स को आप प्रिपेयर करें खुद से और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बताए हैं, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, ताकि हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आ सके तो आपसे मैं सवाल पूछूँगा और आपको उसका जवाब देना होगा। देखो एग्ज़ाम में डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में और इसके पेपर में बस 2 दिन का गैप है। तो आप इस भरोसे मत रहना कि हम डीसीसी का पेपर देंगे, उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करेंगे। वो सबसे गलत स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप अभी से इन चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दें। कम टाइम दो, डीसीसी पे ज़्यादा टाइम दो, इस पे कम टाइम दो, बट इसको ब्लैंक मत छोड़ो। थोड़ा बहुत टाइम इस पे दो, 1 घंटा 2 घंटा एमआईसी को लेकर बैठो, क्योंकि वो आपका लास्ट पेपर है एनीवे, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा सीरियसली इस पेपर को लेना है। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है, तो हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट और सेकंड यूनिट को खत्म करेंगे, फिर हम लोग थर्ड यूनिट पे चलेंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेस क्लास ऑफ एमआईसी सेमिनार। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेस क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे।